नमस्कार साथियों। तो हम लोग देख रहे हैं एग्रीकल्चर। हम लोग इंडियन जियोग्राफी पढ़े हैं तो एग्रीकल्चर को देखते हैं। आज हम कृषि से संबंधित जो 20 ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको देखेंगे। तो देखते हैं कि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है, एग्री अर्थात मृदा और सॉइल तथा कल्चर अर्थात कल्टीवेशन। एग्री यानी मृदा यानी कि मृदा यानी कि सॉइल, और कल्चर अर्थात कृषि यानी कल्टीवेशन। तो ये तो नहीं पूछेगा कहीं कि लैटिन भाषा के शब्दों से हुई है, लेकिन चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 14% से अधिक जो है वो आर्द्रता नहीं होना चाहिए, यानी ह्यूमिडिटी का लेवल जो है वो 14% से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका अच्छे तरीके से संरक्षण नहीं होगा, जर्मिनेशन हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि कई बार जो है ना, जो बिहार में जो है पैक्स के माध्यम से मॉइस्चर मीटर की खरीद होती है। तो मॉइस्चर मीटर जो है ना, उससे ये पता चल जाता है कि आर्द्रता कितनी होनी चाहिए। वैसे एक ख़ास बात बता दूं कि जो किसान होते हैं उनको ज़्यादा नॉलेज होती है, वो मॉइस्चर मीटर के बिना भी वो पता कर लेते हैं बहुत इजीली कि अभी क्या स्थिति है, और बहुत आराम से भंडारण कर लेते हैं। अब देखिए कि भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसल एवं बुआई अवधि। तो देखते हैं, सबसे पहले 3 तरह की होती है, रबी है, खरीफ है और जायद फसल है। तो रबी फसल जो होती है वो शीतकालीन फसल है। रबी फसल है वो क्या है, शीतकालीन यानी ठंड के समय में होती है, जिसमें प्रमुख फसलें का हम लोग देखें तो गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू आदि। ये सब क्या है कि बुआई की अवधि इसकी अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है, और कटाई की अवधि क्या है तो मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। ठीक है ना, क्या किया जाता है, मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। खरीफ फसल को देखें तो ग्रीष्मकालीन फसल है, जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि। यहाँ देखिए मक्का जो है ना वो हर मौसम में आजकल हो रहा है। तो बुआई की अवधि क्या है, जून जुलाई में इसकी बुआई होती है और अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। अब है जायद फसल। तो शीत एवं ग्रीष्म के मध्य में जो है जायद फसल होती है, जैसे कि तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती है वो जायद में आती है। बुआई की अवधि है मार्च अप्रैल और कटाई की अवधि है जून जुलाई। अब इसमें देखिए कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है। जो कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है, तो विभिन्न मौसम में 2 फसल उगाना। विभिन्न मौसमों में 2 फसलों को उगाना जो है कृषि में युग्म पैदावार का जो है एक एग्जाम्पल है। जैसे कि देखिए एलिफेंट फुट बोलते हैं ओल को। ओल हम लोग के यहाँ होता है ना, तो ओल को लगा दिया तो ओल में तो चलिए 2 साल तक ओल ऐसा कैसा लगा रहेगा, लेकिन इस दौरान जो है ना ओल की खेती के बीच में दूसरे तीसरी और फसल की खेती कर ली जाती है। कई लोग मक्का उगा लेते हैं, कुछ लोग जो है अन्य फसल उसमें उगा लेते हैं। तो ये क्या है, कृषि युग्म पैदावार का एक एग्जाम्पल है। मिश्रित कृषि यानी मिक्स्ड एग्रीकल्चर की प्रमुख विशेषता क्या है, तो पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना। मिक्स्ड एग्रीकल्चर का क्या मतलब है कि पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना। भारत में संकार्य यानी चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, तो यहाँ पर जोतों का आकार भी बहुत बड़ा है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा उपयोगी ज़मीन नहीं है राजस्थान में, और बहुत ज़्यादा फसलों की पैदावार के मामले में वहाँ की जो बलुई मिट्टी है ना ज़्यादा कामयाब नहीं है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता यानी हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। तमिलनाडु तट पर हम देखते हैं कि हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का क्षेत्र पाया जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स के 2 सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन से हैं, तो एक है उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जो है वहाँ सबसे ज़्यादा जो है रासायनिक उर्वरकों का उपयोग होता है। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है, तो यह है उत्तर प्रदेश। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न है उत्तर प्रदेश। पुनर्भरण का मतलब ये हो गया कि जितनी पानी वहाँ लोग निकालते हैं ज़मीन से, उतनी मात्रा में पानी बहुत आराम से आर्द्र भूमियों के माध्यम से उनको मिल जाता है।
भारत में अनुबंध कृषि यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो यह है पंजाब। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला जो है वो राज्य है पंजाब। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। मध्यम ताप और मध्यम वर्षा जो है उसमें गेहूं की फसल बहुत अच्छी होती है। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से उच्च तापमान आदर्श जलवायु कंडीशन है। चावल की फसल वहीं होती है जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और 25 डिग्री से अधिक उसमें तापमान रहता है। बिहार इसके लिए अच्छा बनता है, जगह है। अब देखते हैं करनाल बंट। करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टिटेलिया इंडिका नामक कवक से होता है। ये छुपा हुआ होगा, आगे मैं ऐसे ही बता देता हूँ। करनाल बंट जो है गेहूं की एक कवक जनित रोग है जो टिटेलिया इंडिका नामक कवक से होता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की खेती होती है? तो धान की। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है उस पर धान की खेती होती है। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर यानी खरीफ, रबी तथा जायद तीनों फसल ऋतुओं में की जाती है। मक्का जो है वो तीनों फसल में उगाई जाती है, मक्का मैंने अभी बताया था। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो यह है उत्तर प्रदेश। चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। भारत के किस क्षेत्र में चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र है ना उसको चावल का कटोरा कहा जाता है। जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा, फाइव, जमुना एवं कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो धान की। देखिए ये जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है ना इसके बारे में कहा जाता था पहले कि जहाँ पर एक हाथी बैठ सकता था, जितनी जगह में एक हाथी बैठ सकता था उतनी जगह जो है 5 आदमियों का साल भर पेट भर सकता है। तो ये कहावत था यहाँ का। तो जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा, 5, जमुना तथा कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो ये सब धान की उन्नत किस्में हैं। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? ये चाय की है। ग्रीन गोल्ड जो है वो चाय की एक किस्म है। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो नील हरित शैवाल का। ब्लू ग्रीन एल्जी, पीजीए का मतलब है ब्लू ग्रीन एल्जी। तो धान की फसल में जो है हम देख रहे हैं कि नील हरित शैवाल का जो है प्रयोग होता है। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के लिए सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? तो खड़गौना जिला को। जो खड़गौन जिला है उसको जो है मध्य प्रदेश में कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है और उसको सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा बाउल ऑफ शुगर कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को। भारत के उत्तर प्रदेश को बाउल ऑफ शुगर कहा जाता है। भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। देखिए एक चीज़ जो मैंने बताई थी फिर से मैं पढ़ देता हूँ। करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टिटेलिया इंडिका नामक कवक से होता है। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग कृषि क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। कृषि से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्रांति है उसमें देखते हैं हरित क्रांति। तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। जो हरित क्रांति है एज ए होल खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इसी में देखते हैं सुनहरी क्रांति को। सुनहरी क्रांति जो है वो संबंधित है फल एवं सब्जी उत्पादन, बागवानी जिसमें उद्यान है और कृषि इसे संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड भी इसको बोलते हैं। कृष्ण या काली क्रांति है वो खनिज तेल पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से संबंधित है, काली क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। और इंद्रधनुषी क्रांति जो है कृषि संबंधी समग्र क्रांति नवीन कृषि नीति में निर्धारित है। अमृत क्रांति है नदियों को जोड़ने की योजना है अमृत क्रांति। सदाबहार क्रांति जो है कृषि उत्पादन को दोगुना करना टिकाऊ कृषि इसे संबंधित है। गुलाबी क्रांति है प्याज उत्पादन, झींगा मछली। लाल
क्रांति है मांस एवं टमाटर उत्पादन से। बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? तो बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? उष्ण एवं शुष्क। राजस्थान का जो मौसम है ना, वहाँ को बाजरा होता है। शुष्क भूमि की सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? तो मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए मूंगफली सबसे बढ़िया फसल है। औस और बोड़ो किस फसल की किस्में हैं? धान की। औस और बोड़ो जो है वो धान की किस्में हैं। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो मूंगफली की उन्नत प्रजाति है कौशल। अब देखते हैं कृषि संगठन एवं मुख्यालय को। तो कृषि संगठन में देखते हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये है कानपुर में। दलहन के लिए रिसर्च होता है कानपुर में। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र, यह है नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, यह है मनीला में। अर्ध शुष्कीय क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, यह है हैदराबाद में। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, यह है अलेप्पो में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यह है मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र, यह है मैक्सिको में। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र है मैक्सिको में। दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढलानों पर की जाती है। सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं, असम के अलावा भी चाय की खेती की जाती है। कहाँ की जाती है? तो दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढलानों पर की जाती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो यह दलहनी फसलों में। दलहनी फसलों में अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ती है किसी खाद को। दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक तत्व है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किस या किन राज्यों से प्राप्त होता है? तो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से। कच्चा रेशम के लिए कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश महत्वपूर्ण जगह है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किस देश से संबंधित थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के थे और नोबेल प्राइज विनर थे। इनको शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब हरित क्रांति ये लेकर के आए तो बहुत लोग भुखमरी से बच गए, तो एक विश्व युद्ध टल गया। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? तो उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? तो गेहूं की। गेहूं का उत्पादन भी बढ़ा और उत्पादकता भी बढ़ी। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया? तो मैक्सिकन गेहूं का। मैक्सिकन गेहूं की फसल उठा करके ना उसका क्रॉस किया गया था इंडियन गेहूं के साथ, और पंजाब में इसका प्रयोग किया था स्वामी MS स्वामीनाथन में। भारतीय जो हरित क्रांति है उसके जनक हैं स्वामी MS स्वामीनाथन। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नगदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है? तो चाय की। चाय के से सबसे ज़्यादा नकदी मुद्रा मिलती है। लाल विगलन किसका फसल रोग है? लाल विगलन जो है ना वो गन्ना का रोग है। रेड रॉट बोलते हैं, ये गन्ना में होता है। मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। इसे वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त है। मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। इसे वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेतक यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग मिला हुआ है इसको। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1986 में। मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि कितनी है? 140 दिन में मक्के की फसल तैयार होती है। प्रमुख कृषि बोर्ड एवं मुख्यालय, इसको देखते हैं। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है। कॉफ़ी बोर्ड जो है बेंगलुरु में, कर्नाटक में ही कॉफ़ी का उत्पादन होता है तो इसलिए कॉफ़ी बोर्ड जाहिर सी बात है बेंगलुरु में होगा। रबड़ बोर्ड कोट्टायम में, केरल में ही सबसे ज़्यादा रबड़ पाया जाता है तो कोट्टायम केरल में ही इसका जो है हेडक्वार्टर है। चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल में, ठीक है। दार्जिलिंग टी फेमस जगह है, कोलकाता महत्वपूर्ण शहर भी है इसलिए चाय बोर्ड वहाँ है। तंबाकू बोर्ड जो है वो गुंटूर आंध्र प्रदेश में है।
मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में है। भाई सबसे ज़्यादा मसाला भी तो केरल में ही होता है। राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड है, नई दिल्ली में है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड यह है पुणे महाराष्ट्र में। चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढलानों पर की जाती है। अब देखते हैं भारत में झूम कृषि के प्रकार। झूम कृषि क्या होती है? झूम कृषि का मतलब होता है कि एक खास एरिया में जहाँ जंगल है वहाँ के जंगलों को साफ करना और वहाँ पर खेती करना, और तब तक खेती करना जहाँ पर जब तक कि उसमें न्यूट्रिएंट्स हो मिट्टी में। फिर जब न्यूट्रिएंट्स उसमें ख़त्म होता है, देखते हैं कि फसल अच्छी नहीं हो रही है, तो उस क्षेत्र को छोड़ के दूसरी जगह जंगल को साफ करना और वहाँ खेती करना। तो देखिए राज्य और झूम कृषि के प्रकार देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं उत्तर पूर्वी राज्य यानी असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, यहाँ पे झूम बोलते हैं इसको। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इसको बोलते हैं पोंदू, पामाडाबी, केमान और बाड़ीगा। पश्चिमी घाट में इसको बोलते हैं कुमारी। केरल में बोलते हैं पूर्णम या पोनम। आंध्र प्रदेश पश्चिमी घाट कुमारी हो गया, केरल पूर्णम या पोनम। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ बीबड़ या दहिया, मसान, पेंडा तथा बीड़ा। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालड़ा, मणिपुर में पामलू, हिमालय क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरुल या कुड़ावा, छत्तीसगढ़ बस्तर जिला में दीपा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा। चलिए जहाँ पे आबादी ज़्यादा है ना, बिहार जैसे क्षेत्र में, वहाँ पे तो झूम खेती संभव नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। बड़ा घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो गन्ना है। बड़ा घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल गन्ना है। बराक ओबामा को इमेजिन कर लिए कि गन्ना खा रहा है चूस चूस के। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो केरल को। मसालों का बगीचा हो गया भारत का केरल। लौंग पुष्पकली से प्राप्त होती है, जिसकी सर्वाधिक खेती केरल में की जाती है। लौंग जो है वो पुष्पकली से प्राप्त होती है, सर्वाधिक खेती केरल में की जाती है। भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? काली मिर्च। काला सोना कौन सा है? तो काली मिर्च। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है महाराष्ट्र। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल की आनुवंशिक परिवर्तित रूप है? यह है मक्का की। शक्तिमान और शक्तिमान 2 जो है वो मक्का की आनुवंशिक परिवर्तित रूप है। वाणिज्यिक कॉमर्शियल स्तर पर केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? ये होता है जम्मू और कश्मीर में। चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा 24 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? कुफड़ी या चिप्सोना 2। कुफड़ी या चिप्सोना 2 जो है वो आलू की सबसे अच्छी किस्म है। ललिता किस फसल की उन्नत किस्म है? ये अमरूद की उन्नत किस्म है। मालवीय विकास, अमर आज़ाद, बहार, पारस आदि अरहर तूर की प्रमुख किस्में हैं। आगे देखते हैं। उत्तराखंड में उगाए जाने वाला अनाज मड़ुआ या कोदो का निर्यात अधिकांशतः किस देश में होता है? ये होता है जापान में। बिहार में ये मड़ुआ का उत्पादन होता है। खास करके हम लोग देखते हैं ना कि जब कोई फेस्टिवल होता है उसमें मड़ुआ के आटा खाने का रिवाज है, खास करके जितिया वगैरह में। निर्वाह मूलक कृषि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंतर्गत मोटे अनाजों तथा चावल का उत्पादन किया जाता है। अदरक के खाने योग्य भाग को कहा जाता है प्रकंद, राइजोम बोलते हैं इसको, अदरक के खाने योग्य भाग को। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो यह है उत्तर प्रदेश। केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो गरम मसाले के लिए। प्रमुख कृषि संस्थान को हम लोग देखते हैं तो राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड यह है हैदराबाद में। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान यह है कटक में। भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यह है आनंद में। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यह है करनाल में। गन्ना प्रजनन संस्थान यह है कोयम्बटूर में। केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान यह है चिकमंगलूर में। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान यह है बैरकपुर में। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान यह है फरीदाबाद में। टिड्डी चेतावनी संगठन यह है जोधपुर में। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म
हैसरघट्टा। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, यह है अल्मोड़ा में। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद। पशु रोग जांच प्रयोगशाला पुणे में। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान कोलकाता में। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर। पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता। भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गन संस्थान रांची। अब इसमें देखिए वापस से मैं पढ़ता हूँ कि मालवीय विकास, अमर आज़ाद बहार, पारस आदि अरहर तूर की प्रमुख किस्में हैं। कुल फसलों के राज्यों का स्थान देखिए कि हम लोग ये देखते हैं 2018-19 का डेटा है, तो हम लोग ऐसे ही देख लेंगे, मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। प्रथम, द्वितीय और तृतीय देखते हैं। कुल खाद्यान्न में प्रथम रहा उत्तर प्रदेश, द्वितीय रहा मध्य प्रदेश और तृतीय रहा पंजाब। कुल दलहन में रहा मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, राजस्थान दूसरे स्थान पे और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे। कुल तिलहन में मध्य प्रदेश पहला, राजस्थान दूसरा और महाराष्ट्र तीसरा। कुल मोटे अनाज में राजस्थान पहला, कर्नाटक दूसरा और महाराष्ट्र तीसरा। विभिन्न फसलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य देखिए चावल है। चावल होता है सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश में और फिर पंजाब में। गेहूं होता है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर पंजाब में, फिर मध्य प्रदेश में। बाजरा सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर गुजरात में। मक्का का देखते हैं सबसे ज़्यादा होता है कर्नाटक में, फिर होता है महाराष्ट्र में, फिर होता है मध्य प्रदेश में। चना सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान में। अरहर या तूड़ सबसे ज़्यादा होता है कर्नाटक में, दाल है तूड़, फिर इसके बाद महाराष्ट्र में, फिर होता है मध्य प्रदेश में। मसूर का देखें तो सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में, फिर होता है मध्य प्रदेश में, तीसरा स्थान बिहार का है। तो ये ध्यान देना है खास करके बिहार से संबंधित सभी एग्जाम में कि मसूर के उत्पादन में बिहार का तीसरा स्थान है। गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली होता है। मूंगफली देखें दूसरे नंबर पे होता है राजस्थान में, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश में। सरसों को ले तो सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में, फिर हरियाणा में, फिर मध्य प्रदेश में। सोयाबीन को ले तो सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान में। सूरजमुखी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में तेल बनता है इसका, फिर बिहार में, फिर ओडिशा। अब ये देखिए ये हो गया ना इम्पोर्टेंट, बिहार दूसरे नंबर पे है सूरजमुखी के उत्पादन में, तो इसको भी एकदम ध्यान में रख लेना है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कपास की। कपास सबसे ज़्यादा होता है महाराष्ट्र में, फिर सेकंड नंबर पे गुजरात में, थर्ड नंबर पे तेलंगाना में। जूट पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल में, दूसरे नंबर पे बिहार में। फिर देख लीजिए बिहार का फिर आ गया नाम, सूरजमुखी के बाद जूट में ये दूसरा स्थान है इसका, और फिर होता है असम में। आलू सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में, फिर पश्चिम बंगाल में, तीसरे नंबर पे होता है बिहार में। फिर इसको देख लीजिए। प्याज सबसे ज़्यादा होता है महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटक में। गन्ना सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में, सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड पे कर्नाटक। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जहाँ जहाँ बिहार आ रहा है उस चीज़ को अच्छे से देखेंगे, बाकी सबको भी एक बार देख लेंगे हम लोग। अब देखते हैं भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन कहाँ होता है, ये होता है मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये है असम। सोनालिका, अर्जुन एवं सोना किस फसल की उन्नत किस्म है, ये गेहूं की है। सोनालिका, अर्जुन और सोना गेहूं की है। देखिए मैं जब देखता हूँ ना गेहूं की फसलों को, पके हुए फसल को, तो मुझे पूरा लगता है जैसे किसी ने खेतों में सोना बिखेर दिया हो। तो बहुत गौर से देखता हूँ, मुझे एकदम सोनालिका और सोना और अर्जुन ये गेहूं की ही किस्म होनी ही है। पेंगिंग किस फसल के लिए लाभकारी प्रक्रिया है, तो मूंगफली के लिए। पेंगिंग जो है, पेगिंग, ये किस फसल के लाभकारी प्रक्रिया है, मूंगफली के लिए। झूम कृषि की एक पद्धति है जिसमें कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। कर्तन एवं दहन में क्या होता है कि काटा उठा और उसमें आग लगा दी, जंगलों को काट वाट के झाड़ियों में आग लगा दी, फिर इसके बाद जो है उसको खेती के लिए तैयार किया उसको। गहन कृषि से क्या तात्पर्य है, तो ये है न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज। कम से कम भूमि में ज़्यादा उपज के लिए क्या करते हैं, गहन कृषि करते हैं, इंटेंसिव खेती करते हैं। अब देखिए सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है तथा जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु यानी गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। आगे बढ़े हम लोग।
राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? सरसों एवं बाजरा का। राजस्थान जो है वो सरसों एवं बाजरा का जो है प्रमुख उत्पादक है। भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है तथा तत्पश्चात केरल तथा तमिलनाडु का स्थान है। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है मध्य प्रदेश। उकठा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होती है? चना। उकठा रोग से चना प्रभावित होती है। भारत में जूट की सर्वाधिक खेती किस राज्य में की जाती है? पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? ये है गुजरात। भारत का सबसे बड़ा रबर तथा नारियल उत्पादक राज्य है केरल। भारत में कहवा, रबर तथा तंबाकू कृषि की जाती है कर्नाटक में। कहवा, रबर और तंबाकू तीनों की खेती की जाती है कर्नाटक में। जहाँ कहवा आ जाए ना, कॉफ़ी, तो वो कर्नाटक में ही होता है। रबड़ भी कुछ मात्रा में कर्नाटक में उगाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर रबड़ जो है वो केरल में उगाया जाता है। तंबाकू भी ज़्यादा जो उपजाया जाता है वो उपजाया जाता है आंध्र प्रदेश में, लेकिन कर्नाटक में भी तंबाकू की खेती होती है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है? ये आता है एक्वापोनिक कृषि। एक्वापोनिक एग्रीकल्चर में पौधे के साथ साथ मछली का भी पालन किया जाता है। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? यह है कोलकाता में। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्य घटते क्रम में है, तो यह है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक एवं तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा होता है गन्ना उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक है और चौथे पे तमिलनाडु है। किन 2 फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? गेहूं और गन्ना में। गेहूं और गन्ना में उत्तर प्रदेश का जो है प्रथम स्थान है। अरंडी यानी लेंससीड का बृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है गुजरात। अरंडी यानी लेंससीड का बृहत्तम उत्पादक राज्य है गुजरात। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? तो जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने से है सदाबहार क्रांति का संबंध। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य क्रमशः कौन से हैं? तो यह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक जो है 3 अग्रणी उत्पादक राज्य हैं भारत में चीनी के। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। कर्नाटक में सर्वाधिक रेशम होता है। भारत का कौन सा राज्य कपास, नमक एवं मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो यह है गुजरात। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1984 में। सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है तथा जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु भी कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ तक हमने देख लिया, हम लोग कृषि को देख लिए, तो अगला चैप्टर हम लोग है स्वाभाविक रूप से देखेंगे, तो एनिमल हस्बेंड्री का देखेंगे। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे इसी तरह कवर करते चलते हैं। 3-4 दिनों से मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, तो इतनी ज़्यादा बारिश का शोर होता था ना बाहर में कि फिर रिकॉर्डिंग हो नहीं सकता था यहाँ पर। और अभी मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लेट नाइट है, अभी काफ़ी देर रात हो गई है, तो मैं झिंगुर की आवाज़ जो है ना उससे बहुत परेशान हूँ। झिंगुर की आवाज़ बाहर आती है और कई बार ये रिकॉर्डिंग के अंदर भी चली जाती है, लेकिन आपको शायद उतनी परेशान ना करती हो। लेकिन जब बहुत बारिश हो जाती है तो झिंगुर की आवाज़ खास करके बहुत परेशान करती है। मैं जो जहाँ रहता हूँ काफ़ी लोनली जगह है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। हम लोग अगला चैप्टर है ना वो पशुपालन करेंगे। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।